नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी टर्म हम जानते हैं लंग से रिलेटेड है और एम्बोलिज्म टर्म जो है वो ब्लड क्लॉट से रिलेटेड है। ब्लड क्लॉट के जो दो टर्म्स हम पढ़ते हैं वो थ्रोम्बस और एम्बोलाई ये पढ़ते हैं। तो थ्रोम्बस होता है कि कहीं पे भी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट जमा रहता है और वो एक ही जगह पर स्थिर रहता है, तो उसको तो हम बोलते हैं थ्रोम्बस। लेकिन जब वही ब्लड क्लॉट ब्लड स्ट्रीम के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं एम्बोलाई। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म रिलेटेड है लंग से। लंग की जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलती हैं और वो लंग्स तक जाती हैं और वहाँ से फिर प्योर ब्लड हो करके आता है पल्मोनरी वेन से और वो आता है लेफ्ट एट्रियम में। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे जो एम्बोलाई है वो लंग तक पहुंच जाता है और लंग में वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है वहाँ की ब्लड सप्लाई में और वहाँ लंग का एरिया इन्फाक्ट हो जाता है, वो वर्किंग में नहीं रहता। इसलिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म अधिकतर केसेस में एक इमरजेंसी होती है, क्योंकि यदि लंग ही प्रॉपर काम नहीं करता है, इन्फाक्ट हो जाता है, तो फिर सर्कुलेशन और जो रेस्पिरेशन है वो सब गड़बड़ हो जाते हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को हम PE भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। describes a blockage of one of the pulmonary arteries by a blood clot। पल्मोनरी आर्टरीज में से किसी का ब्लड क्लॉट से ऑब्स्ट्रक्शन होना दैट फॉर्म एल्सवेयर इन द बॉडी, और वो जो ब्लड क्लॉट होता है वो बनता कहीं और पे है लेकिन वो सर्कुलेशन के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में आ जाता है और फिर वहाँ से लंग में पहुँच जाता है एंड ट्रेवल टू द लंग्स। अब कॉजेज़ क्या होते हैं, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और वो भी लेग में, लोअर जो बॉडी पार्ट होते हैं लेग में, वहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है और वो फिर ट्रेवल करके आता है पल्मोनरी आर्टरी तक। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आर मोस्ट ऑफ कॉज्ड बाय डीप वेन थ्रोम्बोसिस, a condition in which blood clots form in the deep vein in legs। अब आते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के रिस्क फैक्टर। तो इसके रिस्क फैक्टर पहला है ट्रॉमा। कहीं पे भी इंजरी हुई है तो इंजरी की वजह से जो सर्कुलेशन है वो अफेक्टेड होता है, और दूसरा होता है उसमें फैट एम्बोलाई भी बनते हैं और वो फैट एम्बोलाई भी पल्मोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। सर्जरी के बाद में भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क फैक्टर रहता है। प्रेगनेंसी में कम मूवमेंट होने की वजह से क्लॉट बनने के चांसेस अधिक होते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा रहता है। रिस्क फैक्टर है ये एज ओल्डर देन 50 ईयर्स, 50 ईयर्स से ज़्यादा एज वाले लोगों के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाइपर कोगुलेबल स्टेट, यानी कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं इनबॉर्न जिनमें कि कोगुलेशन या क्लॉट जो होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, तो उनमें भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी, यदि ज़्यादा देर तक कोई इमोबाइल रहता है तो उनमें भी थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क रहता है। ओबेसिटी में फैट की वजह से फैट ज़्यादा होता है उनमें और मूवमेंट कम होती है, इसलिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं उसमें भी कोगुलेशन जो है वो ज़्यादा होता है, क्लॉट जल्दी बनते हैं, इसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ये हो गए रिस्क फैक्टर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म।
ये है ट्रॉमा, सर्जरी, प्रेगनेंसी, एज ओल्डर दैन 50 ईयर्स, हाइपर कोगुलेबल स्टेट, prolonged immobility, obesity and oral contraceptives. नेक्स्ट आता है क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स इस तरह से हैं, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, और उसके बाद आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, टैकीकार्डिया, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को पहुंचाने के लिए ऑर्गन्स में, इसलिए टैकीकार्डिया हो जाता है, और एंजाइटी होती है पेशेंट को, और हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि इसमें लंग इन्वॉल्व रहता है, तो सारे ही सिम्टम्स लगभग लंग और हार्ट से रिलेटेड होते हैं। तो ये हो गई क्लासिकल सिम्टम, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टैकीकार्डिया, एंजाइटी एंड हाइपोक्सिया। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से करते हैं इसमें। तो ये है चेस्ट एक्सरे, सिटी स्कैन, ईसीजी, पल्स ऑक्सीमेट्री, एबीजी एनालिसिस, वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन स्कैन, रेशो का स्कैन करते हैं, वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशो क्या है उसका। डी डाइमर टेस्ट, डी डाइमर टेस्ट या डी डाइमर ऐसे होता है, तो इसमें ब्लड क्लॉट के बारे में जानकारी मिलती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन में ब्लड क्लॉट किस हिसाब से बन रहे हैं। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी एंजियोग्राफी, और ये जो पल्मोनरी एंजियोग्राफी है एक तरह से गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। फिर आते हैं ब्लड टेस्ट, जिसमें कि सीबीसी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, पीटी, एपीटीटी और आईएनआर, ये जो टेस्ट होते हैं ये ब्लड के जो क्लॉटिंग की क्षमता है उसको देखने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसमें एंटीकोगुलेशन थेरेपी भी दी जाती है जिससे कि क्लॉट नहीं बने, तो उसमें फिर ये चेक किए जाते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एपीटीटी और आईएनआर। तो नेक्स्ट जो थेरेपी चलती है वो इनके टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से ही चलती है। और टेस्ट है अल्ट्रासाउंड एंड इकोकार्डियोग्राफी। तो ये हो गए डायग्नोस्टिक टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, ईसीजी, पल्स ऑक्सीमेट्री, एबीजी एनालिसिस, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, डी डाइमर टेस्ट, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, ये इम्पोर्टेंट है, एंड ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एंड इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन, यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म को हम होने से कैसे रोक सकते हैं। तो द मोस्ट इफ़ेक्टिव अप्रोच जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की सबसे अच्छा वो है प्रिवेंशन, कि इसको होने ही नहीं दिया जाए। तो इसके लिए है अवॉइड वीनस स्टेसिस, मतलब कि जो वीनस रिटर्न है वो उसमें रुकावट पैदा नहीं हो। इसके लिए क्या करते हैं हम, एक्टिव लेग एक्सरसाइजेस को बढ़ावा देते हैं। अर्ली एम्बुलेशन, जैसे कि सर्जरी हुई है तो उसके सर्जरी के हिसाब से उसको पेशेंट को जल्दी से जल्दी मूव कराने की कोशिश करते हैं, 1-2 दिन के बाद, किसी केसेस में 1 दिन के बाद, और कभी ज़्यादा यदि उसकी तबीयत वो है तो थोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन अर्ली एम्बुलेशन होता है जिससे कि मूवमेंट हो और क्लॉट नहीं बने। यूज़ ऑफ एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग, एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग का काम होता है कि ये जब हम जैसे लेग पे किसी के बांधते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है और उसकी मसल्स जो हैं वो भी प्रॉपर काम करती हैं, जिससे स्टेसिस नहीं होता है, वीनस स्टेसिस, और क्लॉट नहीं बनता है। तीसरा है एंटी कोगुलेशन थेरेपी, जैसे कि किसी ओबेस पेशेंट की सर्जरी हुई है या फिर रिस्क पेशेंट की सर्जरी हुई है, रिस्क फैक्टर वाले की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एंटी कोगुलेशन थेरेपी दे देंगे। हु आर अंडरगोइंग मेजर एब्डोमिनल और थोरेसिक सर्जरी, जिनकी मेजर हो रही है उनको भी हम ये एंटी कोगुलेशन थेरेपी एज ए प्रिवेंटिव मेजर दे देते हैं। तो ये हो गया प्रिवेंशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्प्लिकेशन। अब जो यदि पेशेंट के पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं। तो पहला आ सकती है कार्डियोजेनिक शॉक।
ये इस वजह से आ सकती है क्योंकि राइट जो वेंट्रिकल होता है, जहाँ से कि पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से लंग की तरफ जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ पर क्लॉट होता है, तो राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करने का मतलब हुआ कि ओवरऑल हार्ट को ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। और नेक्स्ट आता है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। राइट वेंट्रिकुलर को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है तो उसमें फेलियर हो सकता है और काम करना बंद कर सकता है। A sudden increase in pulmonary resistance increases the work of the right ventricle। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन राइट वेंट्रिकल से रिलेटेड ही हैं, तो ये है कार्डियोजेनिक शॉक एंड राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या देते हैं, तो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज़ ऑफन ए मेडिकल इमरजेंसी, एंटी कोगुलेशन थेरेपी, जिससे कि क्लॉट नहीं बने, तो ये है हिपेरिन यूज करते हैं इसमें और वारफेरिन सोडियम, ये हम इसमें एंटी कोगुलेशन थेरेपी के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब है कि थ्रोम्बस बन गया है उसको ख़त्म करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, ये होता है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। तो इसमें हम यूज़ करते हैं यूरोकाइनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये एग्जाम्पल हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी की। फोर्थ है नेज़ल ऑक्सीजनेशन देते हैं क्योंकि उसमें हाइपोक्सिया होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में। और मॉर्फिन या कोई ऑपोइड या फिर सेडेटिव यूज किए जाते हैं फॉर पेन के लिए और फॉर एंजाइटी के लिए, पेन को कम करने के लिए और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में इसमें दो तरह की सर्जरी होती हैं। एक होती है सर्जिकल एम्बोलेक्टोमी, जिसमें जो एम्बोलस होता है, एम्बोलाई होता है, उसको निकाल दिया जाता है। और सेकंड टाइप की होती है इन्फीरियर वेना केवा फिल्टर, क्योंकि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है उसमें जो थ्रोम्बस बनता है या एम्बोलाई होता है वो लेग में जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है वहाँ से ट्रेवल करके आता है। तो जो लोअर पार्ट से वीनस सप्लाई होती है हार्ट की तरफ, तो वो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू होती है। इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा ये दोनों ही राइट एट्रियम में जाते हैं और वहीं से वो क्लॉट एंटर करता है हार्ट में और राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकलता है। तो यदि इन्फीरियर वेना केवा में फ़िल्टर लगा दिया जाएगा तो वो जो थ्रोम्बस है वो राइट एट्रियम में एंटर नहीं कर पाएगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ये सर्जरी की जाती है इन्फीरियर वेना केवा फिल्टर। तो दो तरह की सर्जरी हो गई, सर्जिकल एम्बोलेक्टोमी एंड इन्फीरियर वेना केवा फिल्टर। नेक्स्ट पॉइंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले है नर्सिंग असेसमेंट, जिसमें कि हम पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। सेकेंड आता है मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। रिस्क जो भी फैक्टर हैं उनको मिनिमाइज़ करना, कम करना, क्योंकि प्रिवेंशन ही इसका सबसे अच्छा उपचार है, तो इसलिए प्रिवेंशन पर नर्सिंग मैनेजमेंट फोकस होता है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बस को बनने से रोकना। नेक्स्ट मॉनिटरिंग थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। जो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे रहे हैं तो थ्रोम्बस के डिस्ट्रॉय होने से या नष्ट होने से क्या होता है, जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है ब्लड की उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। इसके लिए हम पीटी, एपीटी, INR आदि करते हैं और इससे हम मॉनिटरिंग करते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग पेन। तो मैनेजिंग पेन में हमने देखा कि मॉर्फिन और ऑपोइड यूज़ करते जाते हैं। नेक्स्ट है मैनेजिंग ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है तो ऑक्सीजन थेरेपी को मैनेज किया जाता है कि कितनी ऑक्सीजन देनी है। रिलीविंग एंजाइटी एंड मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है उसके लिए मॉनिटरिंग करना। तो ये सब आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट में।
नेक्स्ट आता है हेल्थ एजुकेशन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इसमें पेशेंट को यही प्रिवेंशन से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, जिसमें कि उसको बताया जाता है कि वो लेग एक्सरसाइजेस करे, मोबिलिटी को वो मेंटेन रखे, मूवमेंट करता रहे, और सर्जरी के तुरंत बाद अर्ली एम्बुलेशन को प्रमोट किया जाता है इसमें, जिससे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं हो। और इसके अलावा जिन पेशेंट के मेजर सर्जरी होने वाली है उनको पहले से ही थ्रोम्बोलाइटिक या एंटीकोगुलेशन थेरेपी दी जाती है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हमने देखा कि ये लंग को अफेक्ट करता है, और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, वो भी लेग में, और वहाँ से जो थ्रोम्बस है वो मूव करके आता है हार्ट में, और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग में जाता है। और इसके जो मेन साइन सिम्टम्स हैं वो है प्लोराइटिक चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड हाइपोक्सिया। और इसके अलावा इसकी जो सर्जरी है उसमें है एम्बोलेक्टोमी एंड इंफीरियर वेना केवा फिल्टर। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें। थैंक यू।